प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के त्रिक भाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप ये जानते हैं कि जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है और त्रिक भाव को द्विस्थान कहा जाता है, अशुभ भाव की कैटेगरी में रखा जाता है। अब वैसे तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जन्म कुंडली का कोई भी ऐसा भाव नहीं है जिसे हम खराब कह सके। बस कई बार ये होता है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह अवस्था होती है वो कुछ इस प्रकार से बैठी हुई होती है जिसके चलते किसी एक विशेष भाव से हमें परेशानी आती रहती है। अन्यथा जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भाव पर्यंत ऐसा एक भी भाव नहीं है जिसे हम ये कह सके कि अगर ये भाव नहीं होता तो अच्छा रहता, क्योंकि हर एक भाव की अपनी अलग महत्वता है। हर एक भाव अपने आप में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आप अपने शरीर के किसी भी अंग को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अंग किसी काम का नहीं है, ये नहीं होता तो अच्छा होता, उसी प्रकार जन्म कुंडली के 12 भाव भी इसी प्रकार है कि इसमें से आप एक भी भाव को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नहीं होता तो अच्छा रहता। क्योंकि अगर जीवन काल में जैसे छठे भाव की बात करें, छठा भाव जीवन काल में चैलेंजेस को, संघर्ष को, रोग, रिपु और ऋण को दर्शाता है। अगर आपके जीवन काल में आप ये सोचे कि कभी भी रोग की स्थिति बने ही ना, तो भी आपके जीवन में ये कोई अच्छा जीवन के रूप में इसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाएंगे। इसीलिए कुछ कार्य करने के पहले अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना, ये छठा भाव आपको सजगता प्रदान करता है। और इसी से छठे भाव से ही जैसे शत्रुओं का विचार करते हैं। अब आपके दृष्टिकोण में हो सकता है शत्रुओं को आप गलत समझे, लेकिन वास्तविकता में समझे जो आपका सच्चा शत्रु है वही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप जहां पर कार्य कर रहे हैं वहां पर जो आपको कंपटीशन मिल रहा है, अगर वो कंपटीशन नहीं मिलेगा तो आप अच्छा करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहीं ना कहीं फिर उतने में ही रह जाएंगे और उतने में ही आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। इसीलिए जन्म कुंडली के छठे भाव से जो प्रतिस्पर्धा को देखा जाता है, कंपटीशन को देखा जाता है, चैलेंजेस को देखा जाता है, तो जब तक ये जीवन में नहीं होते तब तक व्यक्ति जीवन काल में कुछ अच्छा नहीं करने के बारे में सोच नहीं पाता और वो फिर वहीं रह जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली के छठे भाव का बलवान होना आवश्यक है। इसी प्रकार जन्म कुंडली का अष्टम भाव भी है, जहां छठे भाव का स्वामी भी, वैसे तो त्रिक भाव के विषय में ज्योतिष में एक ही बात वर्णित है कि इन भाव में जो ग्रह बैठेगा वो भी कमजोर हो जाएगा, इन भाव के स्वामी कुंडली में जहां जाकर बैठेंगे वो भी कमजोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये ग्रह भी अपना विशेष शुभ प्रभाव प्रदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ विशेष स्थितियां होती है जिस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको अष्टम भाव की जानकारी देता हूं, फिर कुछ ग्रहों की जानकारी आपको इन भावों में दूंगा। जैसे अष्टम भाव में देखा जाए तो आप एक बात जानते हैं कि अष्टम भाव मृत्यु के लिए देखा जाता है, लेकिन इसी अष्टम भाव से जहां मृत्यु का विचार हो रहा है तो आयु के लिए भी इसी भाव का विचार होना चाहिए। और इसीलिए अगर देखा जाए तो व्यक्ति की आयु कितनी है, उसके जीवन का प्रभाव किस तरह का रहने वाला है, उसकी मुख्य ऊर्जा जन्म कुंडली के अष्टम भाव से देखने को मिलती है। अगर किसी भाव से किसी भी वस्तु का अंत हो रहा है तो ये बात भी तय है कि वहां से किसी नई वस्तु का उद्गम भी होगा। इसीलिए अष्टम भाव को रहस्यमयी भाव कहा गया है। आकस्मिक प्रभाव देने के लिए अष्टम भाव को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और अष्टम भाव के साथ साथ आप जानते हैं केतु को भी सर्वाधिक आकस्मिक ग्रह कहा गया है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु कारक होता है। और कुछ ज्योतिषियों का तो यह भी मानना है कि वृश्चिक राशि केतु की अपनी राशि होती है। इसीलिए वृश्चिक राशि में जन्मे लोग वृश्चिक राशि कुंडली में जहां बने वहां पर एक रहस्य आ जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जो काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव वृश्चिक राशि के प्रधानता में है, ये आकस्मिक गुणों को लेकर के चलता है और किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक सफल करने में और विफल करने में अष्टम भाव का महत्वपूर्ण रोल होता है। अष्टम भाव में अगर कुंडली के अधिक ग्रह बैठे हो तो ये खराब नहीं होता, कुछ चमत्कारिक प्रभाव ये निकाल करके व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जैसे आप ये देख पाएंगे कि अष्टम भाव में अगर अधिक ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति इनसे जुड़ जाएगा, मतलब
हो सकता है व्यक्ति फाइनेंस से जुड़ा काम करे, जुडिशरी से जुड़ा काम करे, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या विदेश में जुड़ जाए, डॉक्टरी से जुड़ा कोई काम कर ले, सर्जन बन जाए। अगर खुद के काम की बात आएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए। ये अष्टम भाव करवाता है। जिसका अष्टम भाव बलवान होता है, राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव देखने को मिले, समाज में इनका एक्टिवेशन ज्यादा होता है। अष्टम भाव से ही आपके गुप्त कर्मों को देखा जाता है। ये गुप्तांगों का भाव भी है, सप्तम भाव के आगे होने के चलते गुप्तांगों के लिए भी प्रमुख है, और इसी के साथ साथ इसी से आपके गुप्त कर्म जो आप अन्य से छुपा कर करते हैं उनको भी देखा जाता है। अष्टम भाव शुभ हो तो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है। अष्टम भाव पीड़ित होने पर, सप्तम से संबंध बनाने पर व्यक्ति को अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त कर देता है। इसीलिए कई बार अष्टम के स्वामी का दशम भाव से संबंध होने पर व्यक्ति के कार्य में उलझन बनी रहती है, या व्यक्ति को ऐसे कार्यों से लाभ होता है जो समाज के लिए प्रथम दृष्टि में अच्छे ना हो। अगर प्रबलता से अष्टम भाव का प्रभाव है तो ऐसे कार्य, यानी अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब बेचता है, उसने सब लाइसेंस वगैरह सब ले रखा है, सब पूरा एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ईमानदारी से वो काम कर रहा है, लेकिन काम जो है वो तो एक प्रथम दृष्टि में कहेंगे कि हाँ ये तो शराब का कार्य करता है, ये अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन अष्टम भाव इससे भी लाभ कर पाता है। जो लॉटरी का, सट्टे का काम करते हैं, अष्टम भाव इसको भी दर्शाता है। हो सकता है ये काम अन्य के दृष्टिकोण में गलत हो, लेकिन व्यक्ति को कई बार अगर अष्टम भाव प्रबल हो तो इससे लाभ होता है। अष्टम में बैठे ग्रह आकस्मिक लाभ, शेयर मार्केट वगैरह में भी रुचि प्रदान करते हैं, और कुछ ग्रह अवस्था सपोर्ट कर जाए तो यहां से लाभ भी होता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली का 12वां भाव भी है। 12वां भाव जन्म कुंडली में व्यय भाव है, हानि का भाव है, लेकिन इसी 12वें भाव से योगा, प्राणायाम, हीलिंग, मेडिटेशन, मोक्ष, इन सब का विचार भी होता है। यही भाव आपके भोग विलास को भी दर्शाता है, जहां पर अगर 12वें भाव में मजबूती से कुछ अच्छे ग्रहों का प्रभाव बन जाए तो व्यक्ति सुखी और भोग विलास में जीवन यापन करने वाला बन जाता है। जैसे कन्या राशि 12वें भाव में हो जाए तो कन्या राशि में प्रभाव ज्यादा है भोग विलास की प्रवृत्ति वाला। तो इसीलिए आप क्या देख पाएंगे, विशेषकर कौन सी राशि जो आप देखते हैं कि अर्थ त्रिकोण की राशियां है, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये तीनों ही राशि अर्थ त्रिकोण की राशियां है। ये कुंडली के 12वें भाव में हो तो ये व्यक्ति को भोगी और कहीं ना कहीं विलासी बनाती है, क्योंकि व्यक्ति का खर्च अपने सुखों पर होता है। ये जो अर्थ त्रिकोण की राशि आपके धन की स्थिति को दर्शाती है। अब 12वें भाव में एक भी राशि बनेगी तो व्यक्ति इस पर भी खर्च करेगा। भले ये भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है लेकिन राशि का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 12वें भाव में अर्थ त्रिकोण की राशियां व्यक्ति को भोगी, विलासी और अपने सुखों पर, रहन सहन पर खर्च करने वाली होती है, और व्यक्ति सुख आनंद पूर्वक जीवन यापन करता है। इसी के अलावा आप देखिए कुछ अन्य राशियां यहां पर बन जाए तो व्यक्ति ज्यादा भोग विलास में लिप्त रहना फिर नहीं चाहता। कई बार संन्यासवत प्रवृत्ति ये 12वां भाव दे देता है, क्योंकि 12वां भाव आपको अन्य से अलग करने का काम करता है, और जो आपको पृथक कर रहा हो, आपको दूर कर रहा हो, अलग कर रहा हो, तो वो निश्चित ही आपको प्रथम दृष्टया तो खराब लग सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अपने घर परिवार से संबंध खराब हो गए, वो सब कुछ छोड़ करके चला गया और वो केवल और केवल धार्मिक कार्यों में लग गया, ईश्वर के भजन पूजन में लग गया, तो आप देख पाएंगे कि इसका प्रभाव उसे नकारात्मक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो सही मार्ग के लिए, भले उसके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई जो उसके लिए अप्रिय थी, लेकिन उसने जो निर्णय लिया बाद में जाकर वो तो कम से कम उसने सही लिया, और उसका परिणाम वो अवश्य से जीवन में अच्छा ले पाएगा। और अगर उसका मन मोक्ष की तरफ प्रवृत्त होता है तो वह भी प्राप्त कर पाएगा। यह 12वां भाव उसमें भी सक्षम होता है। हाँ, मैं आपको बताते आया हूं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु हो, गुरु हो, तो इनका संबंध व्यक्ति को मोक्ष देने की स्थिति निर्मित करके देता है। लेकिन आप एक बात समझिए, एक राशि में केतु, या एक राशि को भी नहीं ले, केतु प्रतिदिन 2 घंटे के लिए कुंडली के 12वें भाव में गोचर करता है, क्योंकि लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। तो कोई भी राशि में हो, लेकिन केतु हर 2 घंटे के अंतराल पर 12वें भाव में रहता है। जब भी 2 घंटे का वो समय आता है जब केतु का गोचर 12वें भाव में हो, उस समय पर केतु 12वें में होता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या उस 2 घंटे में जन्मे सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे? तो जवाब आता है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों का, अपने
जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए गए संचित कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल जाकर के मोक्ष के रूप में देखने को मिलता है। और मैं ये कहूंगा कि ये किसी भी ऐसा आप काम कर रहे हैं, आप भोग विलास में पूरे प्रवृत्त है, उसके बाद आपका मन करता है कि हाँ सब सुखी जीवन जी रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि हाँ मोक्ष में प्राप्त कर लूं, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं नजर आता, और ना ही किसी व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। तो इसीलिए ये 12वां भाव है। 12वें भाव का स्वामी भी जहां बैठता है वहां से पृथक कर देता है। इस भाव में जिस भाव का स्वामी जाएगा वो भाव में विच्छेद उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्तम का स्वामी 12वें भाव में हो तो ये वैवाहिक जीवन से तालमेल में कमजोरी लाए, विवाह में विच्छेद उत्पन्न कर दे, आपको अलग अलग कर दे, ये प्रभाव ये दे सकता है। चतुर्थ का स्वामी भी ऐसा ही करता है। चतुर्थ भाव माता का है, जन्म भूमि का है, इसका स्वामी 12वें में जाएगा, जन्म भूमि से, आपके माता से आपको दूर करने का ये काम कर सकता है। ये बात देखने को मिलेगी। तो ये तो 12वें भाव, छठे भाव और 8वें भाव की कुछ जानकारी हुई जो मैं आपको पूर्व की वीडियो में भी देता आया हूं। लेकिन आज इसमें जो मैंने आपको बातें बताई, इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रहों की जानकारी दे रहा हूं जो अगर आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ये बिल्कुल खराब नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, वो जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव का प्रभाव कमजोर जरूर से होगा। किस प्रकार, उसकी बात आगे करता हूं, लेकिन सबसे पहले छठे भाव को देखिए। जन्म कुंडली के छठे भाव में किस प्रकार के ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे। जैसा मैंने कहा, ये चैलेंजेस का भाव है। ये भाव जो है आपको परेशानियों से लड़ने की सीख देता है। इस भाव में मंगल और पापक ग्रहों को अच्छा क्यों माना गया है, उसका प्रमुख कारण यही है क्योंकि इस भाव में आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। आप जितना ऊर्जावान रहकर अपने चैलेंजेसों का, अपने प्रतिद्वंदियों का जितना डटकर सामना करेंगे, उतना अच्छा ही आपको प्रभाव दे पाएगा। इसीलिए यहां छठे भाव में सूर्य का होना, मंगल का होना, यहां पर इस भाव में शनि का, राहु का, केतु का होना अच्छा माना गया है, और ये व्यक्ति को परेशानियों से बचाता हुआ देखा गया है। बल्कि व्यक्ति को यह देखने को मिला कि अगर शत्रु आदि उत्पन्न होते भी है तो भी व्यक्ति उससे डट करके बाहर निकल जाता है। ऐसे में ये शत्रु हंता योग का निर्माण भी ग्रह कर लेते हैं। लेकिन एक बात समझने योग्य है, ये ग्रह जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव के प्रभाव को कमजोर जरूर से करेंगे। अगर आपने देखा कि आपके लग्न का स्वामी छठे भाव में है तो निश्चित ये लग्न के प्रभाव को कमजोर करेंगे, आपके स्वास्थ्य पर, आपके मान सम्मान पर इसका असर पड़ेगा जो अच्छा नहीं रहेगा। इसी प्रकार अन्य भाव को भी आप देखिए। चतुर्थ का स्वामी छठे में है, आपको भूमि, भवन, वाहन बनाने में, खरीदने में टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। ये जरूर है कि इस भाव में अगर ग्रह बैठा हो तो लोन लेकर के काम किया जा सकता है और वो उस भाव से जुड़ा सुख प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ी रुकावट तो आएंगी, ये बात हो जाती है। लेकिन छठे भाव में शुभ ग्रह के रूप में देखें तो यहां पर केवल और केवल गुरु का प्रभाव ज्यादा अच्छा देखने को मिला। गुरु के विषय में ज्योतिषीय ग्रंथों में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बातें लिखी है छठे भाव में होने पर। वैसे तो मैंने विस्तार से आपको पूर्व में बताया है कि छठे भाव में गुरु हो तो कैसा कैसा प्रभाव मिलता है। लेकिन छठे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति के संबंध उच्च वर्गीय लोगों से होते हैं। धन के लिए गुरु अच्छा होता है। ये गुरु भी व्यक्ति को शत्रु हंता बनाता है, शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करता है, या ऐसे व्यक्ति के शत्रु होते ही नहीं, ये समझना चाहिए। अगर इसका कुछ बिगाड़ना भी चाहे तो ईश्वरीय कृपा ऐसे व्यक्ति के बचाव में आ जाती है। गुरु छठे भाव में हो तो जरूर व्यक्ति कई बार थोड़ा आलसी देखने को मिला, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान अवश्य होता है। ये प्रभाव आप गुरु के छठे भाव में होने से देख पाएंगे। ये अच्छा प्रभाव है गुरु का छठे भाव में। अब वैसे तो आप कई बार सुनते हैं कि छठे भाव में शुक्र भी अच्छा होता है क्योंकि ये 12वें भाव को देखता है। लेकिन मैंने आपको बताया है छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली के आधार पर शुक्र नीच राशि का होता है। इसीलिए प्राय ये शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर, स्वास्थ्य के लिए कमजोर, शुगर आदि जैसे रोगों को प्रदान करने वाला, गुप्तांगों में रोग प्रदान करने वाला, साथ ही इसके प्रभाव से व्यक्ति को चारित्रिक कमजोरी अधिक देखने को मिली। व्यक्ति स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहे, भटकाव की ओर जाए, या ऐसे व्यक्ति में काम वासना का प्रभाव अधिक देखने को मिले, ये बात आप देख सकते हैं जब ये जो शुक्र है छठे भाव में होता है। तो जिसको थोड़ा सा मध्यम में मानूंगा, ऐसे सुख आदि प्रदान करता है, व्यक्ति अपने रहन सहन पर, सुखों पर, दिखावटी चीजों पर बहुत खर्च करता है, लेकिन थोड़ा इतना मजबूत प्रभाव नहीं रहता जितना 12वें में रहता है। तो ये बात है शुक्र की। बाकी तो मैंने सभी ग्रहों का बताया किस किस तरह का प्रभाव है, लेकिन
जो मुख्य रूप से पापक ग्रह और गुरु ये छठे भाव में अच्छा प्रभाव प्रदान करते हैं। किसी भी राशि किसी भी कुंडली में बैठेंगे तो इनका प्रभाव छठे भाव में अच्छा है। ये जिस भाव के स्वामी है वो भले खराब हो जाए, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिए। अष्टम भाव की बात कीजिए। अष्टम भाव में देखा जाए तो यहाँ पापक ग्रह होना भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाव अगर देखा जाए अष्टम भाव में पापक ग्रह हो तो ये छठे के प्रभाव को बढ़ाता नजर आता है। मतलब अष्टम भाव में दो पापक ग्रह है, चोट चपेट एक्सीडेंट या लंबे समय तक चलने वाले रोग ऐसे व्यक्ति को हो जाते हैं जिसके अष्टम भाव में आप देखते हैं पापक ग्रह, वो भी शनि राहु जैसे जो लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे ग्रह बैठे हो। तो गुरु शनि जैसे ग्रह भी हो तो ये भी जीवन में इतना शुभ प्रभाव नहीं देते, क्योंकि व्यक्ति को पेट संबंधी परेशानी, गुप्तांगों में परेशानी, पाइल्स आदि जैसे रोग अधिक प्रदान कर देते हैं। यहाँ शनि को आयु वृद्धि कारक माना गया है। अगर शुभ अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो तो आयु वृद्धि करता भी है। लेकिन शनि के अष्टम भाव में होने पर मैंने कहा है, आपको बताया है पूरी वीडियो में विस्तार से, कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जितना लंबा होता है संघर्ष उससे लंबा होता है, क्योंकि ये शनि बहुत संघर्ष करवाते हैं अष्टम भाव में। अगर शुभ स्थिति में ना हो तो यही प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे शनि तो यहाँ पर फिर भी कारक के रूप में लेते हैं तो ठीक होता है उसका प्रभाव, अगर शुभ अवस्था में तो अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला कि शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है। अन्य हो सकता है आपको खराब बताए, लेकिन जनरली एक परिणाम देखने को मिला कि शुक्र अष्टम भाव में अच्छा होता है। अष्टम भाव का शुक्र जीवन काल में व्यक्ति को मान सम्मान, तरक्की, पदोन्नति देता है। हाँ, व्यक्ति के कई बार चारित्रिक कमजोरी ये प्रदान करे या व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए, व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास किया जाए, ये शुक्र करवा सकता है। लेकिन एक ईश्वरीय कृपा व्यक्ति के साथ हो, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिले, शुक्र ऐसा करवा देता है। इसके अलावा यहाँ गुरु को भी मैंने बताया, गुरु भी विशेष खराब नहीं होंगे अष्टम भाव में होने पर। अष्टम भाव के गुरु आपको परेशानियों से बचाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था घर में जो बड़े लोग होते हैं, पिता या पिता के समान बड़े लोग, उनकी आयु के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार देखने को मिला गुरु यहाँ पर बैठा हो तो जातक के जो पिता के पिता यानी जातक के दादा जो हो, वो जातक उनको देख ही ना पाए या कम उम्र में ही जातक के साथ मतलब जातक से साथ छूट जाए, ऐसी कुछ बातें देखने को मिल जाती है। यानी अष्टम में गुरु हो तो थोड़ा सा मध्यम प्रभाव बड़े लोगों की आयु के लिए आया, लेकिन अष्टम भाव में गुरु होने पर ऐसा व्यक्ति जहां रहेगा, इसके घर के आसपास धार्मिक स्थल हो, एकदम जहां भी ये जाए, जीवन में कहीं भी ऐसा व्यक्ति घर बनाए, कहीं भी चला जाए, वहां पर धार्मिक स्थल पास में ही होता है। ये गुरु के प्रभाव से होता है और ये गुरु व्यक्ति को बहुत ज्ञानी बनाता है। किसी विषय को गहराई तक सीखना हो, खोजना हो, जानना हो, उसका प्रभाव देता है। यहाँ शुक्र भी यही काम करता है, व्यक्ति को रहस्यमय विषयों से जोड़ता है, मल्टी टैलेंटेड बनाता है। यहाँ केतु को कारक माना गया है। अब केतु जैसा ग्रह बैठेगा तो आकस्मिक लाभ के लिए व्यक्ति प्रयास करेगा। अब वहां पर थोड़े कुछ काम रिश्वत आदि लेने से जुड़े भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेगा। वो तरीका कोई भी हो, केतु की स्थिति पर निर्भर करेगा किसकी राशि में है, क्या स्थिति है, लेकिन व्यक्ति को लाभ करवाने के लिए केतु प्रभाव देता है, जिसको अच्छा माना गया है। इसलिए अष्टम में ज्यादा ग्रह तो नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र, गुरु और केतु, ये तीन ग्रह को आप विशेष शुभ मान सकते हैं। हालांकि केतु भी अष्टम भाव में होकर जीवन में अगर अशुभ स्थिति में आ जाए तो बार बार ये ऑपरेशन आदि के योग बना देता है, क्योंकि केतु का काम कट लगाने का है, शरीर से खून बाहर निकालने का है, मंगल के समान प्रभाव है। इसीलिए केतु अपने प्रभाव में आने पर ऑपरेशन के योग बना देता है, इसीलिए थोड़ा कमजोर रहता है। और बाकी बार बार चेंजेस करवाना, परिवर्तन करवाना, ये भी केतु का काम बन जाता है। तो ये बात केतु में होती है, अष्टम भाव में होती है। अष्टम भाव में ज्यादा ग्रह को शुभ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैंने प्रभाव सभी का बताया है, क्या अच्छा होता है क्या खराब होता है, आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिएगा। और 12वें भाव की बात करूं, 12वें भाव में कहने की बात नहीं, आप जानते हैं शुक्र को अच्छा माना गया है, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को भोग विलास, सुख सुविधा पे खर्च कराने वाला बनाता है। अब सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति खर्च करने वाला होगा तो पहले उसके पास वो वस्तु होंगी। इसीलिए 12वें भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति को अच्छा सुख सुविधा से युक्त माना गया है। अगर मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को सुख सुविधा मिलती भी है। और इसको अगर धार्मिक पक्ष को देखे तो शुक्र आप जानते हैं माता लक्ष्मी का प्रतीक है। और 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली के अंदर शयन कक्ष को या शयन अवस्था को दर्शाता है। अगर हम इसे भगवान विष्णु के रूप में माने तो भगवान विष्णु के पैरों को 12वें भाव से देखा जाता है। अब ऐसी अवस्था में आप विचार कीजिए कि 12वें भाव में शुक्र क्यों उच्च का हुआ, क्योंकि वहां पर यह समझिए कि शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु है और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही है। तो ये शुक्र के 12वें भाव में उच्च होने का एक धार्मिक पक्ष है, इसीलिए शुक्र वहां पर उच्च राशि में होता है।
ये उसका धार्मिक पक्ष हुआ, क्योंकि शुक्र वहां बलवान होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कहाँ सबसे अच्छा लगेगा? विष्णु भगवान के चरणों में, तो वो स्थिति वहां पर है। इसके अलावा बाकी शुक्र तो भोग विलास का कारक है, तो इसलिए भी वहां पर जाकर अच्छा प्रभाव देने लग जाता है। फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ 12वें भाव में शनि कारक होते हैं, खर्च अधिक करवाते हैं लेकिन कारक होते हैं। धन को खर्च करवाने का प्रभाव भले दे, लेकिन शुभ प्रभाव फिर भी प्रदान कर देते हैं। अगर शुभ स्थिति में हो तो विशेष खराब प्रभाव शनि तो नहीं देते 12वें भाव में, बल्कि विदेश से जोड़ देते हैं और अच्छे कार्यों में व्यक्ति को लगाते हैं। 12वें भाव में आप देखेंगे कि मंगल के होने पर भी मैंने बताया है कि खराब ये मंगल नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज तो चढ़ा देगा, आपके विवाद झगड़े अन्य से करवा देगा, लेकिन बचा करके भी यही निकालेगा। और ये भी देखने को मिला 12वें भाव में मंगल वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर है, क्योंकि पापक ग्रह 12वें भाव में होंगे, जो आपका शयन कक्ष है, जो जीवन साथी के साथ आपके बेडरूम को दर्शाता है कि किस प्रकार की स्थिति वहां रहेगी, तो वहां पापक ग्रह होना कमजोर है। लेकिन ये मंगल सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जो भी कर्ज लेंगे वो आप स्वयं से उतार पाएंगे, इसीलिए 12वें भाव को शुभ माना गया है इस मंगल की स्थिति के कारण। फिर 12वें भाव में शुक्र के अलावा गुरु के प्रभाव को भी आप अच्छा मान सकते हैं। गुरु यहाँ पर अगर हो तो व्यक्ति अच्छे कार्यों पर खर्च करता है, व्यक्ति दानी होता है, परोपकारी होता है, शुभ कार्यों पर ऐसे व्यक्ति का खर्च होता है। अब यही बात है, देखिए 12वें भाव में ग्रह मैंने बोला शुभ है, और आप कहे कि नहीं ये तो मुझे तो खराब प्रभाव मिल रहा है इसका। आप केवल इतनी बात समझे कि जो ग्रह बैठा है वो अपना तो शुभ प्रभाव प्रदान करेगा, ये बात 100% तय है। लेकिन जब आप ये देखिए कि वो जिस भाव के स्वामी है उस भाव के प्रभाव इतने अच्छे ना मिले, ये बात देखने को मिल सकती है। चतुर्थ का स्वामी अगर तीन भावों में हो तो चतुर्थ भाव के प्रभाव में कमी आएंगी। शुक्र को अष्टम में अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अष्टम का शुक्र आपके स्वयं के घर बनाने के योग दर्शाता है। ये दर्शाता है कि शुक्र किसी भी अवस्था में हो छठे भाव में, ये आपका स्वयं का घर अवश्य से बनवाएगा, भले नीच राशि में ही क्यों ना हो, आप अपना घर अवश्य से बना पाएंगे। अष्टम में शुक्र है, आप अवश्य से ये बात नोट करके रखिए। इसी प्रकार जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है, लेकिन त्रिक भाव जिन्हें खराब माना जाता है, यहां पर भी कुछ विशिष्ट अवस्था में ग्रहों का प्रभाव शुभ हो जाता है। और इसी में से मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको बताने का प्रयास किया है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए, अगर त्रिक भावों में कोई भी ग्रह है तो आप देखिए क्या उनमें से ये कोई ग्रह है जो मैंने आपको बताए, और है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। हाँ, बस जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसका प्रभाव अच्छा लेते रहने के लिए आप उन ग्रहों से जुड़े बीज मंत्र का जाप करें, या उन ग्रहों से जुड़ी वस्तु का दान करें, या संबंधित देवी देवता की पूजा करें, आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। और ये त्रिक भावों में बैठे ग्रह आपको जीवन में शुभ स्थिति प्रदान करेंगे। अगर ये जो ग्रह बताए उनमें से है तो निश्चित ही शुभ होगा। अब आप अगर ये पूछे कि सूर्य का प्रभाव कैसा होता है, अन्य ग्रह का प्रभाव कैसा होता है, तो आप बिल्कुल आप स्क्रीन पर जो लिंक देख रहे हैं वीडियो की, उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।